नमस्कार। आपकी अदालत में हम हाजिर हैं एक नया मुकदमा लेकर। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इन चुनावों के बाद अपना एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इल्जामात भी नए हैं, सवालात भी नए। पेश है आपकी अदालत में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अदालत में जनता की तरफ से मुकदमा चलाएं, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आज के जज दिलीप चंद्र की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू किया जाए। और इससे पहले कि हम सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से, हम इल्जाम लगाए नरेंद्र मोदी पर, उनसे सफाई मांगे, एक नजर डालेंगे नरेंद्र मोदी के करियर पर। बीजेपी के नेताओं में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड नरेंद्र मोदी की है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकास को अपना यूएसपी और पार्टी का एजेंडा बनाकर विधानसभा का चुनाव जीता। अब बीजेपी मोदी के इस फॉर्मूले को लोकसभा चुनाव में अप्लाई कर रही है। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बदली है। जिस तरह से उन्होंने गुजरात की सरकार चलाई, उनके विरोधियों को भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ी। कुछ दिन पहले वाइब्रेंट समिट के दौरान रतन टाटा और सुनील मित्तल जैसे उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी को देश की कमान संभालने की सलाह दी। लोकप्रियता और प्रशासन की क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी में आडवाणी का सक्सेसर माना जाता है। आपकी अदालत में आज हम नरेंद्र मोदी के इस नए अंदाज और नए चेहरे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी का। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये अकेलेपन के पुजारी हैं। आपके बचपन की बात देखें तो भरा पूरा परिवार था, 4 भाई बहन, माता पिता, लेकिन 17 साल की उम्र में सबको छोड़ के आप हिमालय की गुफाओं में चले गए थे। आपकी जानकारी सही है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब नहीं लगता कि गलती की थी वहां गुफाओं में 4 साल बर्बाद करके? मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है मैंने, और सबसे ज्यादा आनंददायक, मन को संतोष देने वाला काम था। अब ये तो नहीं होगा कि फिर मौका मिलेगा तो आप फिर से वहां चले जाएंगे? मैं मौके की प्रतीक्षा में हूं। आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती है, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चों को लगता है कि गाल पर करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि आज मोदी जी के हस्ताक्षर मेरे गाल पे है, तो दुनिया को दिखाने के लिए उनको अपना भाल पे या गाल पे या हाथ पे करवा देते हैं बच्चे। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। और सारे लोग ये भी तो सोचते होंगे ये जो सबसे एलिजिबल बैचलर है ये अपना घर कब बसाएगा? अब सरकार ने एक, हमारे यहाँ जो एमएलए होते हैं उनको एक जमीन का प्लॉट खरीदना होता है। अब हमने जमीन का प्लॉट तो लिया है, उस पर मकान बनेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और वो घर कब बनेगा वो सोचेंगे। नरेंद्र मोदी एक नेता से ज्यादा एक ब्रांड बन गए हैं। आप जिस तरह के कुर्ते पहनते हैं, जैसा कुर्ता आपने पहना हुआ है, मैंने देखा न्यू जर्सी में, लंदन में मोदी कुर्ता चलता। मैंने भी सुना है, और मेरे एक दोस्त अमेरिका से वो कुर्ता लेके आए। मैं हैरान था, तो वो बता रहे थे कि अमेरिका में ये मोदी कुर्ता बिक रहा है। अभी मुझे किसी ने मोदी मिक्स करके कोई खाने की कुछ चीजें बिक रही है वो भेजा था। अब हो रहा है शायद उनको व्यापार में काम आता है, मेरा नाम तो करने दीजिए, क्या है, किसी के भलाई के लिए काम आता हो तो क्या है। अहमदाबाद में मोदी के रिक्शे चलते हैं मोदी के नाम से। वो ऑटो रिक्शा जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। उस ऑटो रिक्शा में आप जाएंगे तो आपको चॉकलेट देता है, बिस्लरी का पानी देता है, टेलीफोन की व्यवस्था देता है ऑटो रिक्शा में, और अगर आपका मोबाइल फोन चार्ज करना है तो चार्जिंग की व्यवस्था देता है।
तो एक प्रकाश में उसमें हवाई जहाज में जितनी सेवाएं मिलती है उससे ज्यादा सेवाएं ऑटो रिक्शा वाला दे रहा है। लेकिन अब मोदी ऑटो हो गया है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने गुजरात के एक अखबार में पढ़ा कि तरणेतर के मेले में एक महिला ने अपने बच्चे से कहा कि ये दाढ़ी वाला देवता है। अरे मैंने अखबार में पढ़ा था, हो सकता है ये मीडिया की कुछ कमाल हो। मीडिया ने मुझे पता नहीं किस किस रूप में पेश किया है और जनता जनार्दन ने किस रूप में पकड़ा है। बीजेपी में, आरएसएस में कहा जाता है कि पर्सनैलिटी कल्ट नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं चलना चाहिए। मैं मानता हूं मनुष्य को देवता के रूप में नहीं मानना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। राजकोट में एक जगह है जहां पर आपके नाम का मंदिर बना दिया है। दरअसल क्या है कि ये जो सांप सपेरे वाले लोग हैं जो भटकते रहते थे, मैंने एक अभियान चलाया बच्चों को पढ़ाने का। तो मेरे पास आए, साहब हमारे पास तो रहने को घर नहीं, तो हम कहां पढ़ेंगे। तो मैंने उनके लिए एक 250 मकानों की व्यवस्था की। अब उनके बच्चे आज कंप्यूटर चलाते हैं, तो उनके मन में भाव आ गया। लेकिन वो अब मंदिर देखोगे, मंदिर बनाने की उनकी वो न हैसियत है ना ऐसा बनाया है। लेकिन अब वो फोटो रखे हैं और बच्चे जाते हैं तो नमस्ते करके जाते हैं उस फोटो के सामने। अब मीडिया ने उसको बड़ा उछाल दिया है। तो एक अच्छा काम दुनिया के सामने लाने के बजाय वो मंदिर वाली कथा चालू कर दी। मैं बड़ा परेशान हो गया। लेकिन मीडिया में तो आमतौर पर आपकी आलोचना होती रही है। अगर किसी ने कोई अच्छी बात लिख दी वो भी आपको पसंद नहीं आ रही है। देखिए, इसको मैं अच्छी नहीं मानता हूं। ये चीजें देश का भला नहीं करती हैं। किसी एक आदमी ने कहीं फोटो निकाल दी, किसी एक आदमी ने मंदिर बना दिया, वो हमारी पहचान नहीं है। आप क्या इमेज चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं कि मैंने क्या किया? मैं मेरी इमेज नहीं चाहता, मैं मेरे गुजरात की इमेज चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुनिया माने कि गुजरात सब कुछ कर सकता है और जो आज गुजरात कर सकता है देश भी कर सकता है। मैं एक विश्वास पैदा करना चाहता हूं और मुझे गुजरात की इमेज में इंटरेस्ट है। मुझे मेरी इमेज में समय बर्बाद नहीं करता। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि ये खतरों के खिलाड़ी हैं। मोदी साहब, आपके बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। जिंदगी में डर करके नहीं रहना चाहिए। जिसको हम मानते हैं उसको लेकर के चलना चाहिए। और मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पर लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है, ये दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम नहीं, कि गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। तो ये उनका परेशानी है, ये पीड़ा है उनको। ये पीड़ा इसलिए हुई कि आपने कहा कि राहुल गांधी एक्वेरियम की मछली है। मैं गोवा में था, वहां नरेंद्र करके हमारे एक उम्मीदवार हैं, 30 साल के हैं। मैंने कहा भाई ये नौजवान है कि नहीं है, पार्लियामेंट के कैंडिडेट 30 साल के हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप उसको नौजवान नहीं मानते, क्योंकि वो एक्वेरियम की मछली नहीं है। मैंने कहा वो गोवा था तो मुझे मछली ध्यान में आ गई। मैंने कहा वो समुद्र की लहरों पर तूफान के सामने लड़ करके आ गया है, वो नौजवान है, वह भी देश का भविष्य बदल सकता है। लेकिन शायद मेरी हर बात को टोपी पहन करके वो पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उस कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्लब ऑफ मिलियनियर है, इसको जो ऑस्कर मिला आपने उसका भी कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। भाई मैंने बधाई दी है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस पार्टी 60 साल राज न करती तो हिंदुस्तान में स्लम न होते, तो स्लम डॉग फिल्म न होती, फिल्म न होती तो ऑस्कर न मिलता। तो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं, उससे भी उनको बेचैनी होती है। मैं क्या करूं? लेकिन अब तो कांग्रेस जय हो का नारा इस्तेमाल करेगी चुनाव में। उन्होंने इसके राइट्स खरीद लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसमें जय हो का गाना चलता है। भैया हम तो जीवन भर लगे हुए हैं, भारत माता की जय हो उसी के लिए हम लगे हुए हैं।
अब कांग्रेस को भारत माता की जय हो के बजाय खुद की जय हो में लगी है, तो देश के गले कैसे उतरेगा जी? कांग्रेस ने 38 साल के राहुल गांधी को जनता के सामने पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 82 साल के लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया, जो बात लोगों के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया है, इसलिए डिबेट होनी चाहिए आडवाणी जी और मनमोहन सिंह। आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अगर आडवाणी की बजाय नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते तो शायद बीजेपी भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी। मैं जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, गुरु बड़ा कि चेला बड़ा। जिस नरेंद्र को आप इतना प्यार करते हो, जिस नरेंद्र ने गुजरात में इतना विकास किया या बताते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस नरेंद्र को बनाने का काम आडवाणी जी ने किया है। इस नरेंद्र को गुजरात के विकास के लिए पर मार्गदर्शन जिसने किया है तो आडवाणी जी ने किया है। गुजरात के हमारे वो सांसद हैं, गुजरात की विकास यात्रा कैसे चले हर पल हमें उंगली पर करके चलाया है। जिस व्यक्ति ने नरेंद्र को इतना चलाया है वो व्यक्ति देश को कितना बढ़िया चला सकते हैं, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत मैं हूं उनके लिए। क्या मोदी जी आप गुजरात से संतुष्ट हो गए? दिल्ली की ओर क्यों नहीं देख रहे? 5 करोड़ लोगों की समस्याओं से बड़ी 100 करोड़ लोगों की समस्याएं हैं और कुछ इस हद तक देश आज जिस हालात में है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको दिल्ली की ओर कूच करनी चाहिए? मुझे गुजरात का कार्य मिला है, गुजरात की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मुझे बड़े निष्ठा के साथ उसको निभाना चाहिए और जो काम मुझे दिया है उसको मैं लगन से कर रहा हूं। आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब 8 साल हो गए गुजरात में, गुजरात का विकास आपने कर लिया, देश को करके दिखा दिया, अब दिल्ली की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। नहीं, आपने पूछा दिल्ली की ओर देखते क्यों नहीं। देखिए मेरी सरकार ने, मैं दिल्ली की ओर क्यों देखता नहीं मैं बताता हूं। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार गुजरात को कोई मदद नहीं करती है, उतना ही नहीं रोडें अटकाती है और इसलिए मुझे दिल्ली की ओर, इस सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपना गुजरात की दुनिया चलाता हूं और प्रगति करने का प्रयास करता हूं। नहीं, उनका सवाल यह है कि क्या आप दिल्ली को कूच करेंगे? उनका कहने का मतलब है कि आप देश के नेतृत्व करने के लिए। गुजरात के हमारे सांसद श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की ओर कूच करने वाला है, मैं अकेला नहीं। अब मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? और मैं आपको भी साफ साफ जानकारी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और हम सब पूरी ताकत से आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खपे हुए हैं। ये तो आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद होने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बढ़िया सरकार चलेगी और देश दोबारा उनको भी पसंद करेगा। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम करेंगे। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मोदी साहब, पहली बार शायद ये मौका हुआ है जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के स्टैंड के साथ एग्री करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने कहा अजमल कसाब के स्टेटमेंट के बारे में, अजमल कसाब के स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं माना जा सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा विषय था पोटा का कानून हटाने के संबंध में। पोटा का कानून जो आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था, अटल जी की सरकार लाई थी, उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाए और अगर वो सीनियर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देगा तो वो स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मुंबई पर पाकिस्तान ने हमला किया है उसकी षड्यंत्र कहां हुआ, मीटिंग कहां हुई, उसका कोई एविडेंस आपको मिलेगा? कोई एविडेंस मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास एविडेंस है कसाब। अगर आपके पास पोटा का कानून होता तो आप आसानी से उसको एविडेंस मान सकते थे और भारत सरकार ने पोटा का कानून हटा करके ये जो ताकत थी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की उसको खत्म किया है। ये मेरी चर्चा का विषय। मोदी साहब, मेरे पास पाकिस्तान के कुछ अखबार है, द नेशन,
डॉन, जियो टीवी की रिपोर्ट्स हैं और इन सबका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक ही तरह की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ने 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सीधी बात है, हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ने कानून बनाए हैं। ह्यूमन राइट की वकालत करने वाले दुनिया के सब देशों ने कानून बनाए हैं। अमेरिका का पैट्रियट कानून तो ऐसा है कि जो आशंका वाला व्यक्ति है 6 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते हैं और वो पूछ भी नहीं सकता है कि उसको जेल में बंद क्यों किया। और उसी का कारण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में एक भी घटना घटी नहीं। हिंदुस्तान में जब तक हम इस प्रकार के कठोर कानून नहीं बनाते तब तक हम आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका एक और बयान है जिसका जिक्र पाकिस्तान के अखबारों में किया है। आपने कहा कि जब तक अंदर से कोई मदद नहीं मिलती इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता था और इसका जमकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मेरे बयान के 1 घंटे के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि 15 लोग थे जिन्होंने लोकली उनको सपोर्ट किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। किसी ने रास्ता दिखाया होगा, किसी ने होटल दिखाई होगी, कोई ले गया होगा। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान है और मेरा भारत सरकार को यही कहना है, अभी भी कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान पर दुनिया भर के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जितना सच्चाई कह सकते हैं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के घुसे हुए हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं जो इस प्रकार से पाकिस्तान को मदद की है, उनको नंगा करके निकालना चाहिए और उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना चाहिए। देश के अंदर कोई ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। और ये मैं आज भी डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में मदद बिना कोई आदमी बाहर का आए करे के चला हवाई जहाज में आकर के बम्बारी करके गया है क्या? सामान्य आदमी को समझ आता है कोई तो होगा जिसने उसको रास्ता बताया होगा। पहले रेकी करने आएंगे तब किसी ने बताया होगा। और पुलिस बोलती है, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल कहा है कि 15 लोगों की मदद तो हुई है। तो चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये लोगों को खोजने की बात में ढिलाई क्यों करती है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, तो मैं साथ मानता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं जब आप इलेक्शन के लिए स्पीचेस देते हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। आप कहते हैं कि उग्रवादियों पर अगर नकेल कसनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। और तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए राजनीति थोड़ी है। आतंकवाद को खत्म करना है, यही करना है भाई। आप बोल रहे हैं आतंकवाद को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए जो कर सकते हैं उसको काम दो। पूरा देश को कहना चाहिए का राजनीति थोड़ी है। लेकिन आतंकवाद को तो आपने ये राष्ट्र नीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को एक पनपा की क्यों देते हो? तो ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य में आतंकवादी हमले न हुए हो? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक, केरल से लेकर के कश्मीर में हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने। आप कहते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो अफजल गुरु को फांसी भी लटका दिया जाएगा। ये आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं है सियासत के लिए?
अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए क्या देश में इस चीजों की लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट होनी चाहिए? मोदी कुर्ते की डिबेट होगी क्या? देश में लोकतंत्र में मोदी कुर्ते की डिबेट करोगे क्या? हर सियासत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी की तो डिबेट होनी है। एंड दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी। और चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और उत्सव में बहस होनी चाहिए, इश्यूज की चर्चा होनी चाहिए और ये राष्ट्र नीति से जुड़े हुए हैं। अफजल गुरु को फांसी मिलना चाहिए। मैं यहां के जनता की अदालत को पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु को फांसी मिलनी चाहिए। एक आदमी मिलेगा जो कहेगा अफजल गुरु को फांसी न मिले? और कोई मुझे बताए, हमारे जनरल वैद की हत्या हुई थी, एक पंजाब के लड़के ने उनकी हत्या की थी, उसको फांसी हुई। फांसी होने के बाद उसने भी दया की अर्जी की थी, लेकिन भारत सरकार की कैबिनेट ने 15 मिनट में निर्णय किया उसको फांसी पर लटका देना चाहिए और उसको तुरंत डेट तय करके फांसी पर लटका दिया गया। जनरल वैद्य के हत्यारों को, जो पंजाब का लड़का था, 15 मिनट के अंदर निर्णय कर सकते हो। आप अफजल गुरु को क्यों शोकेस में रखा हुआ है? किसको दिखाना चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट को मानोगे कि नहीं मानोगे? देश में जवाब उन लोगों ने देना चाहिए जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनकी जवाब हमसे मत मांगो जो ये कहते हैं कि गुनहगार को फांसी मिले। हम तो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या ऐसे इश्यूज को आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे वोट लेने के लिए? लोगों ये इस्तेमाल नहीं है, ये इस्तेमाल शब्द ठीक नहीं है। लोकतंत्र में लोक शिक्षा ये बहरे राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि जिसने जनता को शिक्षित करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, जहां मौका मिले वहां कहना चाहिए। और देश में आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आतंकवाद का कानून के समझ में आएगा, आतंकवादियों को सजा के समझ में आएगा, आतंकवादियों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसका आएगा। ये सारे राष्ट्रनीति के विषय हैं और उसकी बहस होनी चाहिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था। मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे और वो सवाल भेज रहे हैं, जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर देगा? ये उल्टी जंगला क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। नहीं तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। आपकी अदालत में आज जनता के इल्जामात और सवालात के घेरे में है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि इनके विरोधी इन्हें मौत का सौदागर कहते हैं। ये आरोप सोनिया गांधी का है। आपको याद होगा, उन्होंने गुजरात में जाके कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। उनकी मातृभाषा इटालियन है और उसके कारण शायद वो शब्दों को समझ नहीं पाई। हकीकत तो थी मत के सौदागर। वो बेचारी बोल गई मौत के सौदागर। हम मत के सौदागर हैं तो अच्छी बात है। गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आप पूरे गुजरात को एक रिपब्लिक की तरह चलाते हैं, रिपब्लिक ऑफ गुजरात, जैसे आप उसके प्रधानमंत्री हो। बाकी देश में क्या होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहली बात है कि मैं भारत के संविधान को समर्पित हूं और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के तहत मैं गुजरात चलाता हूं। लेकिन मैं इनिशिएटिव लेता हूं। अब जैसे मेरे यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 50 देश वहां रिप्रेजेंट हुए। किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के उप प्रधानमंत्री, किसी देश के उपराष्ट्रपति, ढेर सारे देशों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, कोई 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स, ये सारे लोग गुजरात की धरती पर आए क्योंकि उनको कहीं कहीं पे जाना होता है। वो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली भी एक स्टेट तो है ही है। अब वो गुजरात आए,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई देश से अलग हूं, और गुजरात का जिम्मा है कि वो जितना अच्छा हो सके करे, पूरे विश्व के अंदर गुजरात की अच्छाइयों के माध्यम से देश की अच्छाइयों को पहुंचाए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान सांप्रदायिकता से हटाकर अब विकास की तरफ डालना चाहते हैं, तो इस पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ग्लोबल गुजरात बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में गुजरात का डंडा पीटता रहे, गुजरात की ओर दुनिया आकर्षित हो। मेरा ये दायित्व है, वो मुझे करने का गर्व है। लेकिन आपकी पार्टी आज भी विकास के एजेंडे पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही। नहीं, पार्टी का एक ही एजेंडा है। मैं मानता हूं इस चुनाव में हम इसी बात पे बात कर रहे हैं। देश को तय करना है इस चुनाव में कि देश को वोट बैंक की राजनीति चाहिए कि देश को विकास की राजनीति चाहिए। और गुजरात एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश को लग रहा है कि देश को विकास की राजनीति चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण से सिद्ध कर दिया है कि विकास की राजनीति मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वो गुजरात में साबित किया आपने, लेकिन जब आपकी पार्टी का एजेंडा देखते हैं, वहां फिर से राम मंदिर की बात हुई, वहां पुराने किसानों की बात हुई है, वहां मजदूरों की बात हुई है, वहां पर नौजवान बेरोजगार नौजवानों की बात हुई है, वहां विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, वहां पर फॉरेन पॉलिसी की चर्चा हुई है, वहां पर डिफेंस पॉलिसी की चर्चा हुई है। इन सारे विषयों की चर्चा हुई है। इसलिए मीडिया का एजेंडा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों पर वहां पर चर्चा की है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह लोग की नौकरियां जा रही हैं, हर जगह लोग की तनख्वाहें काटी जा रही हैं। तो गुजरात में विकास की बात करना, गुजरात में 25 लाख नौकरियों की बात करना, गुजरात में 12 लाख करोड़ की बात करना, ये स्टंट नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने बयान दे दिया 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया है। वो कहते हैं आगे भी जाएगा। मैं ये तो मानता हूं आगे जाने वाला है। सबसे पहला रोजगार जाने वाला है 16 मई को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इन सबका रोजगार जाने वाला है। इन सबका रोजगार जाने वाला है जो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं। लेकिन ये प्रकार का निराशा का भाव, जबकि गुजरात में हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 12 लाख करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन होता है, 25 लाख नौजवानों को रोजगार की संभावना खड़ी होती है। इस विश्वास के साथ गुजरात बोलता है, और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, रोजी रोटी के लिए गुजरात एक ऐसी जगह बनेगी, देश का कोई भी नौजवान अपना भविष्य आजमाने के लिए गुजरात की धरती पर आ सकता है। आपके विरोधी तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एजेंडा है विकास, मेरा एजेंडा रहेगा विकास, और मेरा एजेंडा विकास है जिस पर गुजरात की जनता ने मोहर लगाई है, 3-3 बार मोहर लगाई है। लोग बार बार एक ही बात आपसे पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। मैं वही कहता हूं कि गुजरात के काम को देख करके लोगों का अगर मेरी चर्चा करते हैं, तो मैं लोगों को समझा रहा हूं कि गुजरात में हमारी सफलता इसलिए हुई है क्योंकि आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को चलाया है, सिखाया है, समझाया है, और आडवाणी जी गुजरात के सांसद हैं, और उनके मार्गदर्शन के कारण ये बात आप लोगों को इसलिए स्वीकार नहीं हो रही है कि जो लोग चाहते हैं इस पारी में नहीं, अगली पारी में सही। देखिए, मैं साफ बताता हूं, राजनीति में कभी भी पारियां वारियां नहीं होती है, वो नौकरी में होती है, मजदूरी में होती है जी। अगली बारी अगली पारी। मैं ये मानता हूं आडवाणी जी के नेतृत्व में देश बहुत प्रगति करेगा, बहुत विकास करेगा, विकास भी करेगा, सुरक्षा भी प्राप्त करेगा, ये मेरा कन्विक्शन है। मेरे नेतृत्व में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सबने बहुत कोशिश की आपसे दिल्ली की बात करने की, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत कम आते हैं। जब दिल्ली आते हैं तो यहां रात नहीं बिताते हैं, वापस अहमदाबाद चले जाते हैं। आपकी अदालत में आज उन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाए उनके नए एजेंडे को लेकर। नरेंद्र मोदी पर नए इल्जामात और नए सवालों पर उन्होंने बेबाकी से सवाल का जवाब दिया। हम चलते हैं आज के जज दिलीप चेरिन के पास आज के मुकदमे पर फैसले के लिए। अदालत का फैसला यह है कि मोदी इज ट्रूली द मिसाइल मैन ऑफ गुजरात। शायद आडवाणी उनका वॉरहेड हो इस वक्त, और देश में यह सवाल अभी भी रहेगा कि इस इलेक्शन के बाद आगे जाकर गुजरात की प्रगति पे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सारा देश के विकास पे जो उनका नया मुद्दा है, इस मुद्दे लेके अगर दिल्ली आना हो तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो
तैयारी पे है, अगले बार शायद वो रेडी होंगे। कमेंट करना चाहते हैं जो जेटली साहब इस पर? नहीं साहब, हम तो न्याय के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हम कॉमन